Hi, my dear students. Hello. Welcome to Mathstan. Today, we'll be continuing the series of cytology itself, which is in the paper 2. Yes. So, please take out your material and let's get started with the topic. Have a look at the question number 1, my dear students. All right. So, let's get started with the question number 1. Now, the question number 1 represents, according to fluid mosaic model, which is given by who gave fluid mosaic model? सिंगर एंड निकोलसन. किसने दिया है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन ने. सो इनके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी किसकी वजह से होती है? मतलब मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड लाइक किस चीज़ की वजह से होती है? प्रेजेंस किसकी होती है जिसकी वजह से वो फ्लूइड जैसी होती है? क्यों वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइट नहीं होती है? क्यों वो थोड़ी फ्लूइड टाइप होती है? दिस इज बिकॉज ऑफ बी, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, टेम्परेचर एंड लिपिड कॉम्पोजिशन. ठीक है, इसकी वजह से वो क्या रहती है? थोड़ी सी फ्लूइड टाइप रहती है. ओके, check the question number 2. Which phospholipid would contribute the most to membrane rigidity? अगर इनमें से कोई चीज़ है जो मेम्ब्रेन की रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आप किसको बोलोगे? Yes. So it would be your saturated phospholipid with long chains. ठीक है, एक होता है saturated, एक होता है unsaturated. ठीक है, it also depends upon the double bond and absence of double bond. ओके, सो कंट्रीब्यूट कौन करता है सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेन रिजिडिटी में? सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड जिनकी लंबी चेन्स होती हैं. फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड अक्रॉस द मेम्ब्रेन लीफलेट इज कैटलाइज्ड बाय. फॉस्फोलिपिड्स का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है एक मेम्ब्रेन लीफलेट के अक्रॉस, वो किस चीज़ की वजह से है? या अगर हम बोले तो इसको कैटलाइज करने वाला कौन है? हु कैटलाइजेज इट? एब्सोल्युटली राइट. सो द करेक्ट आंसर इज फ्लिपेज. ठीक है, मैंने तो डी पार्ट आपको दिखाया ही नहीं, बट आपको आंसर कैसे पता चला? फ्लिपेज, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. ओके, एटीपीए सिंथेसिस जो है वो कहीं ना कहीं किसके लिए हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में इट्स टेकिंग अ रोल इन. ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर with the next part. लिपिड राफ्ट्स. लिपिड राफ्ट किस में इनरिच होती हैं? लिपिड राफ्ट्स किस में रिच होती हैं? उनमें फॉस्फेटी डाइल्कोलाइन और आरएनए है, कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड्स हैं, डीएनए या प्रोटीन है, एक्टिन एंड ट्यूबुलिन है. सो आपको पता होना चाहिए जो लिपिड राफ्ट्स होती हैं उसमें एक्टिन ट्यूबुलिन का क्या काम, डीएनए प्रोटीन का क्या काम, ठीक है, आरएनए का क्या काम. तो आरएनए का कोई काम नहीं है, तो फॉस्फैटी डाइल्कोलाइन का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहेगा. तो यू गेट द आंसर. लिपिड राफ्ट्स में एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल का रोल, दूसरा होता है आपका स्फिंगोलिपिड्स का रोल. कौन सी मेम्ब्रेन है प्रोटीन के लिए? कौन सी मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो परमानेंटली लिपिड में बाइलेयर के साथ अटैच रहती है? जैसे ये लिपिड बाइलेयर अटैच है, इसके साथ कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो इनके साथ पक्का अटैच रहता है? क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड दो होती हैं, लेयर्स दो हैं, बीच में प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे होते हैं. तो इन दोनों के साथ कौन सा ऐसा पर्टिकुलर प्रोटीन है जो हमेशा अटैच रहता है? पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन या एंक्रिन? वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज इंटीग्रल प्रोटीन. ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड रहते हैं विद द लिप. ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज बी, इंटीग्रल प्रोटीन. लेटरल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन की कौन रिस्ट्रिक्ट करता है? ठीक है, यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की लेटरली डिफ्यूजन करने से कौन रिस्ट्रिक्ट करता है? हु रिस्ट्रिक्ट्स इट? ओके, सो यू हैव राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, पेरोक्सोसोम या लाइसोसोम्स. सो लेटरल डिफ्यूजन को प्रिवेंट करता है साइटोस्केलेटन, क्योंकि देखो जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बना रहा है ना. लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स हैं, पेरोक्सोसोम्स के अपने डिफरेंट एसेप्टिकल रोल्स हैं. ओके, कौन सा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो एग्जिबिट करता है सैचुरेशन काइनेटिक्स? सैचुरेशन काइनेटिक्स को कौन सा इनमें से जो है वो डिपिक्ट करता है? वेरी गुड.
तो देखो, आपको इन सब का डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, लाइक व्हाट डिफरेंसेस दे ओ टू। ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मैं बात करती हूँ सैचुरेशन की, तो सैचुरेशन होता है एक थ्रेशोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने नाक में दम करके रखा है किसी के, ठीक है, सो नो वन इज सेइंग यू समथिंग, कुछ नहीं बोला जा रहा आपको, जब तक आप एक हद पार नहीं करते, है ना। जब आपने लिमिट पार कर दी, थ्रेशोल्ड पार कर लिया, सैचुरेशन पार कर लिया, फिर आपको कुछ ना कुछ महंगा पड़ेगा, है ना। सो सैचुरेशन काइनेटिक्स क्या है? सैचुरेशन काइनेटिक्स बेसिकली एक फिनोमेना होता है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ फिनोमेना। वो क्या करता है? एक ऐसा फिनोमेना होता है जो क्या करेगा, ऐसा फिनोमेना होता है जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी को, या फिर अगर हम बोले प्लेट्यू को रीच कर जाता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड को रीच कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेशन काइनेटिक्स। सो सैचुरेशन काइनेटिक्स जो है वो किस में इन्वॉल्व है? इज इट इन्वॉल्व इन सिंपल डिफ्यूजन, इज इट इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इज इट इन्वॉल्व इन द ऑस्मोसिस, और इज इट इन्वॉल्व इन द बल्क डिफ्यूजन? सो दैट बिकम्स अ क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब मैं बात करती हूँ सिंपल डिफ्यूजन की, सो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का क्या मतलब होगा यहाँ पर? फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब भी यह क्या होता है, आपका सोल्यूट जो है वो ट्रेवल करता है, यही होता है। फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन व्हेन सोल्यूट, यस, जब सोल्यूट ट्रेवल करेगा, जब सोल्यूट पास करेगा फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वो डिफ्यूजन होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक काइंड का डिफ्यूजन ही है, लेकिन यहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ऐसा होता है? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिंपल रहता है कि यू हैव सम फैसिलिटेटेड चैम्बर्स, कुछ चैम्बर्स आ जाते हैं यहाँ पर, और वो चैम्बर्स क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं माय डियर स्टूडेंट? वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। यानी इनमें जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? वो ट्रांसपोर्ट होती है तो वो ट्रांसपोर्ट होती है तो कुछ स्पेशल चैम्बर्स की वजह से होती है जो हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट। यानी अगर ये चैम्बर्स उन जगहों पे ना हो, कुछ फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन लास्ट ऑप्शन है, वहाँ होता है जहाँ पर कुछ और नहीं हो सकता, जहाँ ऑस्मोसिस डिफ्यूजन नहीं हो सकता, ये वहाँ प्रेजेंट होता है, उनको ये हेल्प करता है। सो अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूँ, यहाँ पर स्पेशली वाटर जो है वो जाता है फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बल्क फ्लो एक्सेस में जब ये फ्लो जाएगा। ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का किस पे डिपेंड करता है? यानी ये जो मूवमेंट है वाटर की, पर्टिकुलरली फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन इन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डिपेंड्स अपॉन, तो बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये उस पार्ट में आएगा ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। सॉल्यूट की आइडेंटिटी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल्स डिपेंड करते हैं, सॉल्वेंट डेंसिटी या पीएच। तो देखने में लग रहा है सारी चीज़ें डिपेंड करती होंगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू हैव नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स विच इन्फ्लुएंस, तो डिसॉल्व पार्टिकल्स कितने हैं उसके बेसिस पे क्या होता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है। Okay, my dear students, let's get check towards the next question. एक्वापोरेंस बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। एक्वापोरेंस किस में फैसिलिटेट करते हैं, यानी एक्वापोरेंस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? एटीपी बनाने में, वाटर ट्रांसपोर्ट करने में, लिपिड ट्रांसपोर्ट करने में, लिपिड या प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने में। शाबाश। सो इट इज़ वेरी एविडेंट कि ये एक्वा प्रोटीन है, तो कहीं ना कहीं ये पानी के साथ रिलेट करता होगा, है ना, बट सिर्फ तुक्के से तो चल नहीं सकता, यू शुड हैव एन आइडिया। एक्वापोरिन्स वाटर के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स के चैम्बर्स नहीं होते, या फिर एटीपी सिंथेसिस के लिए नहीं बने हुए, तो इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एक्वा वाटर। अ चैनल प्रोटीन डिफर्स फ्रॉम अ कैरियर प्रोटीन। वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने अभी थोड़ा सा इसका हिंट दिया, आपको सिर्फ समझना है। एक चैनल प्रोटीन एक कैरियर प्रोटीन से कैसे डिफर करता है? शाबाश।
माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन से कैसे डिफर करता है? इट फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक पोर, it uses ATP directly, it is always active transport, it cannot be regulated. So if we consider here, हाँ, तो देखो चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन दोनों के दोनों बहुत ज़रूरी क्या हो रहते हैं, वो दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो अलो करते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और आयंस को क्रॉस करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, बट अगर मैं बात करूँ किसकी, चैनल प्रोटीन की, तो यू शुड नो वन थिंग वेरी क्लियरली कि जो आपका चैनल प्रोटीन होता है ना, चैनल प्रोटीन जो होता है इसके पास ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है हाइड्रोफिलिक पोर्स, या ये गेट्स बनाता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाँ, लेकिन ये क्या करता है, ये बाइंड करता है मॉलिक्यूल्स के साथ और उसमें चेंज करता है, ठीक है, ये बाइंड करता है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, और जब ये मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा तो हो जाएगी कन्फर्मेशनल जो है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज हो जाएगा, शेप में शिफ्ट आ जाता है, मतलब ये शेप की चेंज कर देता है मॉलिक्यूल की, ये हाइड्रोफिलिक जो है पोर्स जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जो आपके चैनल प्रोटीन्स होते हैं ये फिक्स रहते हैं स्ट्रक्चर में, जब ये खुलते हैं तभी भी फिक्स रहते हैं, लेकिन कैरियर प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप करते रहते हैं, फ्लिपेज एंजाइम इनको कैटालाइज करता है। ट्रांसपोर्ट रेट चैनल का बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एक्सट्रीमली फास्ट, यानी 1000 गुना ज़्यादा फास्टर होता है ये कैरियर से, और ये कैरियर स्लोअर होते हैं। इनको हमेशा क्या करना है, इनको स्मॉल आयंस चाहिए होते हैं, लेकिन इनको लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगर इसी में मैं आपको बताऊं, आपके पास अलग अलग टाइप के कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। यूनिपोर्टर्स सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में ले जाते हैं, जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स लाइक ग्लूट। फिर उसके बाद आता है आपका सिम्पोर्टर्स जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ले जा रहे हैं। एंटीपोर्टर्स डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शंस में ले जा रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऐसे, यूनिपोर्टर्स, सिम्पोर्टर्स या एंटीपोर्टर्स। करेक्ट आंसर इज ए कि ये हाइड्रोफिलिक पोर बनाते हैं। कैसे डिफर करता है चैनल प्रोटीन? चैनल प्रोटीन हाइड्रोफिलिक पोर बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर NAK+ ATPase ट्रांसपोर्ट, सोडियम और पोटेशियम ATPase ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर? वेरी गुड, all right. Now, if I talk about the particularly NAK+ ATPase, वो उससे हमें क्या होगा, याद रखेंगे कि यहाँ पर 3 सोडियम बाहर जाते हैं, ये हमेशा पैटर्न याद रखना, 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ये ऐसा ही चलता है, एक लॉस नेट के ऊपर चलता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर सी है, 3 सोडियम आउट, ठीक है, सोडियम के 3 आयंस आउट, और यस 2 पोटेशियम के आयंस अंदर, ये ऐसे चलेगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट विच इज बेसिकली एसोसिएटेड विद सोडियम पोटेशियम पंप ही। सो सोडियम पोटेशियम पंप किसकी एग्जांपल है बताइए? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, प्राइमरी एक्टिव होता है, फैसिलिटेटेड होता है, या ऑस्मोसिस होता है? वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, हरी अप, टेल मी। सो अगर हम यहाँ ध्यान दें, हाँ अगर हम यहाँ ध्यान दें, सो वी विल कम अक्रॉस टू नो, हमें यहाँ पर क्या पता चलेगा, हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो ना ही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ना ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ना ही ऑस्मोसिस, बट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, ठीक है। तो अब आप वो पूछोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड, यस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एक्टिव एंड, क्योंकि ऑस्मोसिस को तो पता ही है आपको, है ना, फैसिलिटेटेड में आपको चैम्बर्स मिल जाते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क हुआ?
ठीक है। प्राइमरी वाला जो होता है, जो कि करेक्ट आंसर है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली यूटिलाइज करता है, इट डायरेक्टली यूजेस व्हाट, एटीपी। और जो सेकेंडरी वाला है वो क्या करता है, ये यूज़ करता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स को। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, एक तरफ चार्ज बहुत पॉजिटिव है, एक तरफ चार्ज बहुत नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से क्या बनता है, ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, इसमें पानी बहुत कम है, बीच में मैंने पाइप लगा दी है, यहाँ से पानी यहाँ जाना शुरू कर देगा। क्यों? ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से है, इलेक्ट्रो ग्रेडियंट की वजह से, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो सीधा का सीधा एटीपी यूज़ कर लेता है। देखो अभी मैं यूनिपोर्ट वगैरह वगैरह बता रही थी, अब तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूजेस एन आयन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश्ड बाय एटीपीएस। तो कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो आयन ग्रेडियंट को यूज़ करता है, जो एटीपीएस ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। हम्म। So my dear students, when it comes to your कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, so you have to remember, yes, that it is सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, यूटिलाइज किसको करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को। देखो मैंने ये बताया आपको, राइट। और प्राइमरी वाला डायरेक्टली एटीपी यूज करता है। चलो, वोल्टेज गेटेड चैनल्स किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लिगेंड बाइंडिंग को, मैकेनिकल स्ट्रेस को, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस को, एटीपी कंसंट्रेशन को, किसको करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। मेम्ब्रेन की पोटेंशियलिटी कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है, तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये चेक करो, पैच क्लैंप टेक्निक किसके लिए यूज करते हैं, क्या स्टडी करने के लिए करते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन को, आयन चैनल एक्टिविटी को, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस को, या साइटोस्केलेटन को। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सो द करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है कि पैच और क्लैंप टेक्निक आयन चैनल एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इट्स नीदर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, इट्स नीदर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, एंड इट इज नीदर फॉर द साइटोस्केलेटन। व्हाट इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर, यस इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द पैच क्लैंप टेक्निक। अब देखो, आप पूछेंगे कि पैच क्लैंप टेक्निक क्या होती है, राइट। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें, सो वी वुड हैव टू सी कि ये हमें क्या करता है। ये एक पैच क्लैंप टेक्निक एक फंडामेंटल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक है, जिसका काम क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है ताकि हम आयन करंट्स के बारे में जान सकें। ठीक है, आयंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट्स। तो आयन करंट्स को हम क्या कर सके, स्टडी कर सके, जो कि फ्लो करते हैं इंडिविजुअल के थ्रू। ठीक है, मल्टीपल सेल्स में जो आयंस फ्लो करते हैं, आयन से जो करंट्स बन रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, उनको स्टडी करना हम चाहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, एक टाइट सील बना देते हैं ग्लास माइक्रोपिपेट की, सेल मेम्ब्रेन की, और फिर रिकॉर्ड करते रहते हैं वोल्टेज या करंट, ताकि हम सेल की एक्टिविटी को जान सकें। और आपको पता है सेल की पोलैरिटी बदलती रहती है ना। 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, तो चार्ज बदलेगा। चलो, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, cellulose microfibrils are synthesized by,
वेरी गुड। So the correct answer for this one is yes. So the correct answer for cellulose microfibrils is plasma membrane complexes. ठीक है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स को बना देते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन कम्स अप, व्हाट इज योर सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल। ओके, सो देखिए, जो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं ये हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हाई स्ट्रेंथ होते हैं, इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और स्ट्रक्चरल बाइंडिंग क्या रहते हैं, ब्लॉक्स रहते हैं। किसके, प्लांट सेल वॉल के। ठीक है, सो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे तो वो सेल वॉल में। क्यों, सेल वॉल में सेल्यूलोज से तो बने होते हैं। ठीक है, चलो माय डियर स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल विद एवरी क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है या नहीं आ रहा है, इट इज़ ऑलवेज आइडियल कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी नोटबुक पे नोट करते चलेंगे। ठीक है, वेट नहीं करेंगे कि वीडियो खत्म होने के बाद वापस देखूंगी, यू डोंट हैव सच टाइम। ओके, चलिए, द मिडल लैमिला प्राइमरली कंटेन्स, जो मिडल लैमिला होता है वो क्या कंटेन करता है बेसिकली, सेल्यूलोज, पेक्टिन, काइटिन या फिर लिग्निन। वेरी गुड, मिडल लैमिला, हाँ, मिडल लैमिला हम यहाँ पर प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वो पेक्टिन से बना होता है, नॉट सेल्यूलोज, नॉट काइटिन, नॉट लिग्निन। अब देखो क्यों, जो पेक्टिन है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपका मिडल लैमिला दो चीज़ों से बना होता है, दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, तो ये पैक्टेट फॉर्म में इसीलिए आया क्योंकि ये किसी एलिमेंट के साथ बाउंड है, अदरवाइज हम इसको पैक्टिन भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, पैक्टिन। नेक्स्ट चेक करो, प्लाज्मोडेस्माटा किस में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन इजी है, दो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करने वाले हैं, आई एम श्योर। ठीक है, क्योंकि आप, हाँ, जल्दी जल्दी में नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से इसको रीड करना है। प्लाज्मोडेस्माटा फंक्शंस इन, इट हेल्प्स इन एटीपी प्रोडक्शन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन, डीएनए रिपेयर। सो इट इज़ वेरी एविडेंट दैट इट इज़ हेल्पिंग टू सेल कम्युनिकेशन। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दोनों के बीच में कनेक्शन एक कौन बनाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा बनाता है। तो ये काइंड ऑफ सेल टू सेल कम्युनिकेशन बना के रखता है। 1 सेकेंड। ओके, all right, so let's get to the next one, which is basically about the nucleus. So the first question goes with, nuclear pores are composed of. Now we know that nuclear pores help in the transport, right, or exchange of things in and out. But what are they composed of? What do they are formed of? Tubulin, nuclear pore complexes, actin rings, histones. Okay, so it's very simple to consider. It's nuclear pore complexes which form the nuclear pores and help in the exchange of the material. Nucleolus is primarily involved in, मतलब न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है, क्या करता है ये, डीएनए एप्लीकेशन करेगा, राइबोसोम की बायोजेनेसिस करेगा, फॉर्मेशन करेगा, या माइटोसिस करेगा, या फिर प्रोटीन की डिजेनरेशन करेगा। सो इट इज़ वेरी एविडेंट कि इसका काम रहेगा राइबोसोम की बायोजेनेसिस करना, क्योंकि न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स को बनाता है। ओके, कौन सा हिस्टोन एब्सेंट है, शाबाश, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया। बताओ, न्यूक्लियोसोम का जो कोर है, जो सेंटर में है, जैसे ऑक्टोमर सा बना रहता है, सेंटर में या आगे पीछे भी अगर देखो तो कौन सा ऐसा हिस्टोन है जो न्यूक्लियोसोम कोर में है ही नहीं, विच इज एब्सेंट, अल्टीमेटली एब्सेंट। H2A, H2B, H3, H1. So my dear students, the correct answer is D, H1.
ठीक है, वहां पर आपको H2A मिलेगा, H2B मिलेगा, H3 मिलेगा, H1 नहीं मिलता है। यूक्रोमैटिन में क्या होता है? डीएनए कंडेंस होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, जीन रिच होता है या हिस्टोन एब्सेंस होती है? जीन रिच डीएनए होता है। ठीक है, क्योंकि कंडेंस्ड ये होता नहीं है। ठीक है, कंडेंस्ड नहीं होता, ये ऐसे होगा। कंडेंस्ड होता तो ये ऐसे होता। कंडेंस्ड होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन कंडेंस नहीं होता। अगर ये कंडेंस नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव नहीं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। हिस्टोन एब्सेंट नहीं होते, हिस्टोन तो प्रेजेंट होते हैं इसमें यूक्रोमैटिन में। ठीक है, सो जीन रिच एक्टिव डीएनए होता है इसके पास, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शनली भी एक्टिव है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, ये क्या कंटेन करती है? ये डीएनए पॉलीमरेज कंटेन करती है सिर्फ, ये ईटीसी चेन के कॉम्प्लेक्स कंटेन करती है, हिस्टोन्स कंटेन करती है, सेल्यूलोज। एविडेंट है, हिस्टोन्स कोई डीएनए थोड़ा ना, मतलब ये डीएनए की थोड़ा ना बात हो रही है यहाँ पर। इनर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डीएनए आ गया? तो ये नहीं होता। सेल्यूलोज, सेल वॉल तो है नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज नहीं, तो यहाँ पर कौन सी वो रिएक्शन होनी है पॉलीमरेज वाली, है ना? यहाँ कौन सा आपका डीएनए सिंथेसिस होना है? सो ईटीसी के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे, और वो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा साइटोक्रोम सी, ये सब उसको लिंक कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 4 है ना? तो बीच में हम एंजाइम को गिन के बोल रहे हैं 5 है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें प्रीडोमिनेटली कहाँ से मिलता है? मदर, फादर, बोथ इक्वली या नीदर? सो हमें मदर से मिलता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमें 50% मिलती हैं फ्रॉम मदर एंड फादर। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वही एक अकेली चीज़ है जो हमें एक्सक्लूसिवली, प्रीडोमिनेटली एम फॉर मदर, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ओके, चलो अब यहाँ देखो क्रिस्टा। क्रिस्टे जो हैं वो क्या करते हैं? क्रिस्टे क्या करते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है फॉर एग्जांपल, सो क्रिस्टे क्या करते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन के लिए सरफेस इंक्रीज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं या ग्लाइकोलिसिस करते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्यों इस तरह के क्रिस्टे बने हुए हैं, क्यों इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं? बिकॉज यस, वी वांटेड टू एक्चुअली इंक्रीज द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ेगा, एटीपी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सो वी वांट दैट टू हैपन। चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन विद द गोल्गी ऑपरेटर्स। प्रोटीन्स एंटर गोल्गी थ्रू ट्रांसफेज, सिसफेज। ट्रांस हो गया नीचे वाला फेज, सिस हो गया ऊपर वाला फेज, न्यूक्लियर पोज, माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी के अंदर प्रोटीन्स कैसे जाते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट? वेरी गुड। चलो, सो ये कैसे जाते हैं? ये सिस फेज के साथ जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन्स गोल्गी में सिस फेज के साथ जाते हैं, ना कि ट्रांस फेज में। सिस फेज से जाएंगे ये अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स और माइटोकॉन्ड्रिया तो बनता ही नहीं है। ठीक, मैनोज 6 फॉस्फेट टारगेट्स प्रोटीन्स टू। शाबाश, दिस इज अ काइंड ऑफ द, यस, शुगर ओनली, शुगर फॉस्फेट। मैनोज 6 फॉस्फेट किसको टारगेट करती है? टारगेट प्रोटीन्स टू, इट टारगेट्स प्रोटीन्स टू लाइसोजाइम। याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। आई विल रिकमेंड यू, इसको आप नोट भी कर दो अपनी नोटबुक पे। मैनो 6 फॉस्फेट टारगेट्स प्रोटीन्स टू लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स। चलो, लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो फंक्शनल होते हैं ऑप्टिमल एट, यानी ऑप्टिमल टेम्परेचर हो गया उनके लिए फेवरेबल, क्वाइट फेवरेबल। मतलब पीएच कौन सा होता है? किस पीएच पे बहुत ज़्यादा अच्छे से वो परफॉर्म कर सकते हैं? pH 2, pH 5, pH 7.4 या pH 9? शाबाश, pH 2, pH 5, pH 7.4 या pH 9? So my dear students, the correct answer is B. Yes, it is pH 5. सो pH 5 पे ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे pH 5 क्या है? एसिडिक कंडीशन है
या बेसिक कंडीशन है, ठीक है। सो यस इट इज़ अ एसिडिक कंडीशन, क्योंकि 7 के नीचे है, 7 के ऊपर होता तो बेसिक होता, ठीक है, 7 है तो वो न्यूट्रल है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर टे सैक डिजीज रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ, कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से हमें टे सैक डिजीज होती है। वेरी गुड, शाबाश। टे सैक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, ओके बिफोर आई कम टू दैट, अब इसमें होता क्या है। टे सैक डिजीज में प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी होता है, कहीं ना कहीं मेंटल एंड फिजिकल फंक्शंस का लॉस हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, अर्ली साइंस में सडन लाउड नॉइसेस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, आई कांटेक्ट कम हो जाएगा, मोटर वीकनेस कम हो जाएगी, देखने में भी प्रॉब्लम आएगी, चेरी रेड स्पॉट दिखेंगे आईज में, ठीक है, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ये सब किसके कारण से होता है, यस इट इज़ बिकॉज ऑफ द टे सैक डिजीज। अब टे सैक डिजीज बेसिकली न्यूरोमोटर डिजीजेज है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, हेक्सोसेमाइनिडेज ए की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हेक्सोज एमिनाइडेज ए, ठीक है। और ये जो है ये है आपका एक ग्रेटली एक लाइजोजोमल एंजाइम, ठीक है। जैसे ये रहा आपका, ये देखो लाइजोसोमल एंजाइम है ये आपका, ठीक है, जो pH 5 पे यूजुअली क्या करता है, एक्ट करता है। क्लियर है, नहीं इसमें और एक चीज़ और आती है कि हेक्सोसेमिनिडेज ए का कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आप कुछ अच्छा खाएं, न्यूट्रिशन खाएं तो ये बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ये एक्चुअली जेनेटिक कंडीशन है। हाँ ये जेनेटिक कंडीशन है जो ब्रेक करती है फैटी एसिड को और फिर बनती है। डाइटरी चेंजेस इसको फिक्स नहीं कर सकते अगर कोई एंजाइम मिस है तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड बनाएगा, सिक्रीटरी प्रोटीन बनाएगा, एटीपी बनाएगा, या फिर डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। वेरी गुड, व्हाट डज इट डू। सो माय डियर स्टूडेंट, हमेशा से मैं बोलती आ रही हूँ रफ है, रफ आर, आर फॉर राइबोसोम्स, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन्स, सो सिक्रीटरी प्रोटीन सिंथेसिस। लिपिड कौन बनाएगा, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एटीपी कौन बनाता है, ये तो सेट ऑफ सीरीज ऑफ चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए रेप्लिकेशन इसमें भी काम नहीं है इसका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हिस्टोन की सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन और लिपिड सिंथेसिस करता है, राइबोसोम की असेंबली करता है, या ग्लाइकोलिसिस करता है। व्हाट इज इट्स फंक्शन। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है, साथ साथ में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अगर आप इस क्वेश्चन को ही ध्यान से देखते हैं ना तो ये कह लेते कि हाँ इसने लिपिड सिंथेसिस की, डिटॉक्सिफिकेशन की, क्योंकि हिस्टोन बनाएगा नहीं, राइबोसोम असेंबली, राइबोसोम तो अल्टीमेटली आर करता है, ग्लाइकोलिसिस भी नहीं करेगा, बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। पेरोक्सिसोम देखो, कैटालेज कन्वर्ट करता है एटीपी को एडीपी में, H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में, ग्लूकोज को पायरुवेट में, और आरएनए को डीएनए में। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स। वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ वी कम अप टू दिस क्वेश्चन, हमें यहाँ से ये समझ आएगा कि ये जो कैटालेज होता है ये क्या करता है, H2O2 को H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। एंड ऑल्सो आई हैव मैक्सिमली टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि होता क्या है कि H2O2 जो है वो एक पेरोक्साइड है, ठीक है। बाहर हम उसको क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ करें तो अंदर इसका टूटना ज़रूरी है। पेरोक्सिसोम किस में हेल्प करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर, या ग्लाइकोलिसिस में। शाबाश,
Very good, my dear students. Tell me. सो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द वेरी लॉन्ग फैटी चेन्स के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अभी एक चीज़ और आती है, यू वुड से कि ये क्या मतलब पेरोक्सिसोम्स किस में हेल्प कर रहे हैं, बीटा ऑक्सीडेशन में। तो फिर आप बोलेंगे कि बताइए अल्फ़ा एंड बीटा ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। देखो दोनों के दोनों हम फैटी एसिड के साथ एसोसिएट करते हैं। फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन होती है वो प्राइमरली कौन करता है, बीटा ऑक्सीडेशन से होती है। क्यों? क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर लेता है एटीपी। लेकिन अगर मैं बात करूं अल्फ़ा की, ठीक है, अगर मैं बात करूं अल्फ़ा ऑक्सीडेशन की, जो स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोमल पाथवे है, ये पेरोक्सिसोमल है। ठीक है। और पेरोक्सिसोमल होने के साथ साथ स्ट्रक्चरली ब्लॉक हो जाते हैं फ्रॉम अंडरगोइंग द बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ये ब्रांचिंग के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो कौन करेगा, यस वो बीटा ऑक्सीडेशन ही हो सकती है। कौन सा प्लास्टिड स्टार्च स्टोर करता होगा आपके हिसाब से, क्रोमो, ल्यूको, क्लोरो या फिर एटियोप्लास्ट। शाबाश। वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस पार्ट कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर के लिए हो गया। क्रोमो मतलब कलर, क्रोमा। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है दैट इज एक्टिंग फॉर द स्टोरेज। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपने इसकी बात करें, एटियोप्लास्ट की बात करें, तो एटियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, एटियोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है आपका, बिल्कुल ये एटियोप्लास्ट जो है वो मतलब डार्क लो लाइटिंग कंडीशंस में होते हैं। ठीक है। ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनलीज हैं प्लांट के टिश्यू के अंदर। ओके। सो यस इट इज़ समथिंग लाइक दैट। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप ध्यान दो तो क्रोमा, ल्यूको ये तो बनते भी नहीं है। ठीक है। एटियोब्लास्ट के पास लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह बैठे होते हैं। ग्राना क्या कंसिस्ट करता है, क्रिस्टे, थाइलाकॉइड्स, राइबोसोम्स या वेसिकल्स। शाबाश। वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस यू शुड नो कि ग्राना जो है वो स्टैग्ड थाइलाकॉइड्स कंटेन करता है। अगर आप ध्यान दो, आपका जैसे ये मैं क्लोरोप्लास्ट बनाऊं तो यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या है, हाँ, अब इसमें ग्राना भी है और थाइलाकॉइड भी है। ग्राना हो गया स्टैग्ड थाइलाकॉइड, एक हो गया थाइलाकॉइड, बहुत सारे हो गए यहाँ पर ग्राना। क्रिस्टल तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में दिखते हैं, राइबोसोम्स यहाँ पर कहाँ से आ गए, वेसिकल्स यहाँ से कहाँ आ गई। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, टोनोप्लास्ट क्या होती है, टोनोप्लास्ट। शाबाश, टोनोप्लास्ट क्या होता है, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, टोनोप्लास्ट। All right. So when I'm talking about the tonoplast, so you need to understand कि जो वैक्यूल होता है, जो डाइजेस्ट करता है सब चीज़ों को, उसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल टर्जिडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन, प्लांट सेल टर्जिड होगा, मोटा हो जाएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड एक्चुअली। शाबाश, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। वेरी गुड। So it also depends upon
ओके, सो डियर लिसन, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल टर्जिडिटी, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि वो वैक्यूल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि सारा मटेरियल वगैरह इसमें जाएगा स्टोर होने के लिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनी होती है? एक्टिन, ट्यूबुलिन, कैरोटिन या लेमन के साथ किससे बनी होती है? वेरी गुड। विद व्हाट इट इज फॉर्म्ड? वेरी नाइस। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्टिन की और कैसी बन सकती है, क्योंकि वो तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। कैरेटिन हेयर में होगा, ठीक है। लेमन जो है हमारे कुछ मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट है, ओके। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ट्यूबुलिन, ठीक है। कहीं ना कहीं लेमिनिन जो है वो हमारे न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है, तो एक्टिन होगा ना, लेमिनिन होगा, लेमिन होगा ना, केराटिन होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्यूबुलिन। मोटर प्रोटीन एसोसिएटेड विद एक्टिन, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो मोटर प्रोटीन है और एक्टिन के साथ एसोसिएट करता है, कहीं ना कहीं मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा? वेरी गुड। शाबाश। इसका जो करेक्ट आंसर है, यस, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर म्योसिन, ठीक है। मोटर प्रोटीन, एम फॉर मोटर, एम फॉर म्योसिन। डायनिन मीडिएट्स द मूवमेंट टुवर्ड्स द प्लस एंड माइनस एंड सेल वॉल या न्यूक्लियस ओनली? शाबाश। वेरी गुड, टेल मी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डायनिन जो है ना वो किस में हेल्प करता है? डायनिन आपको हेल्प करता है, हाँ, डायनिन आपको हेल्प करता है किस चीज़ में? वेरी गुड, सो दैट इज टूवर्ड्स द माइनस एंड, ठीक है। प्लस एंड नहीं, माइनस एंड पे काम करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? जो बीच के फिलामेंट्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं आपको? शाबाश। वेरी गुड। ओके, सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपको हेल्प कर देते हैं, किस में हेल्प करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ में, ठीक है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का, एटीपी सिंथेसिस, एंडोसाइटोसिस तो करनी नहीं है। ये चेक करिए, 30 नैनोमीटर का क्रोमैटिन फाइबर क्यों बनता है? हिस्टोन H1 की वजह से, हिस्टोन H4 की एब्सेंस की वजह से, आरएनए पॉलीमरेज की वजह से, या ट्यूबुलिन की वजह से? वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेसिकली अबाउट द हिस्टोन H1, ठीक है। ये क्रोमैटिन फाइबर है जो 30, हाँ, क्योंकि ये हाईली कंडेंस कर देता है डीएनए को। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ होते हैं? ह्यूमन के लिवर में, ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड्स में, रूट टिप्स में, या बोन मैरो में? ड्रोसोफिला का पूरा नाम? ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर, जिसपे टीएच मॉर्गन ने भी काम किया है और क्रोमोसोमल थ्योरी दी है, ठीक है। अब बताओ। वेरी गुड, अब बताओ, शाबाश। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन गोज टू बी ड्रोसोफिला सलाइवरी ग्लैंड्स। इनमें पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो इफ आई से व्हाट इज इट्स एविडेंट इन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ द पॉलीटीन
क्रोमोसोम्स. नाउ कम्स द क्वेश्चन, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो हैं वो थोड़े से ऐसे जिएंट क्रोमोसोम्स होते हैं जो डेवलप करते हैं जब मल्टीपल राउंड्स हो चुके हों. किसके मल्टीपल राउंड्स हो चुके हों? डीएनए की रेप्लिकेशन बहुत बारी हो चुकी है लेकिन सेल डिवीजन नहीं हुई है. तो विदाउट सेल डिवीजन जब बहुत बारी रेप्लिकेशन के राउंड्स हो जाते हैं, जिएंट क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, तो अब हम बोलते हैं कि कौन से टाइप के क्रोमोसोम्स हैं इनके पास. वी से इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स. पफ्स इन द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स इंडिकेट, जो पफ्स बने होते हैं, जैसे ये आपका देखो, ये ऐसे बन जाते हैं. ये जो पफ्स होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम में, उनको हम, हाँ, ये क्या इंडिकेट करते हैं? वाई आर दे प्रेजेंट? व्हाट डू दे इंडिकेट बेसिकली? वेरी गुड. शाबाश. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यू वुड कम टू नो, यस, you would come to know that puffs in the polytene chromosome simply indicate the active transcription, कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या है, एक्टिव हो रही है. ठीक है. अच्छा, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आपको कहाँ मिलेंगे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स? एब्सोल्युटली. वेरी गुड. शाबाश. So lamp brush chromosomes are simple to analyze that they are present in the bacterial cells, amphibian oocytes, human sperm या फिर yeast में. तो कहाँ present होंगे my dear students? सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ये प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पर? एम्फीबियन oocyte में. ठीक है, यानी एम्फीबियन के एग में ये प्रेजेंट होते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स. चलिए, काइनेटोकर असेंबल करता है कहाँ पर? टीलोमेयर पे, सेंट्रोमियर पे, न्यूक्लियोलस पे या फिर हिस्टोन H1 पे? बड़ा एविडेंट सा क्वेश्चन है. आंसर इसका सेंट्रोमियर है माय डियर स्टूडेंट्स. देखो कैसे होता है यहाँ पर. ये आपका क्रोमोसोम जो होता है ना, सिंपल क्रोमोसोम के, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्रोमोसोम है, सेंटर में एक रीजन होता है इसका, ऐसे सेंटर में एक रीजन होता है जिसको आप सेंट्रोमियर बोलते हो. जब ये अटैच करता है स्पिंडल के साथ, ठीक है, जब ये अटैच करता है किसी स्पिंडल फाइबर के साथ, तब हम इसको बोलते हैं कि कौन से पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर से अटैच हुआ है? काइनेटोकोर से. समझ आई? सो काइनेटोकोर असेंबल कहाँ करता है? सेंट्रोमियर में असेंबल करता है. So, my dear students, I hope this part was clear for today. So, we'll keep this much for now, and we'll be continuing the series back into yesterday's. Like we are continuing right from last many days, and we are even planning to continue it till everything gets completed nicely. So please keep on revising things, practicing things, and my dear students, remember, every day for you, every moment for you is equally important. So do not forget to work hard in these days. Ultimately, these days are going to decide how your result comes up to be. So my dear students, let's keep this much for now. Till then, take care, have a good day. Bye. Bye, my dear students.